है ना। इस रुए जमीन में सबसे बड़ा बच्चों का कातिल, बच्चों का कातिल, औरतों का कातिल इस रुए जमीन पर इजराइल है। इजराइल का ये कोई वतीरा रहा है कि वो देखते ही है कि मासूम बच्चे कहाँ। अच्छा, ये आप फलस्तीन के अंदर भी देखेंगे सेम सिचुएशन थी, और जो ईरान पर अटैक किया गया वो भी सेम सिचुएशन के अमेरिका और इसराइल इस खिते के सबसे बड़े लोफर हैं। पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ये खामनी का कत्ल नहीं था, ये इस्लामी ममालिक का भी कत्ल था। काउंसिल के अंदर से कौन फायरिंग कर रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बाहर से वो लोग तो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो फायरिंग कर रहे हैं। और एक उसमें जो वीडियो है या तस्वीर है उसमें एक नौजवान ऐसा भी है जो ब्लड प्रूफ जैकेट जो है वो पहना हुआ है। हमारे बलोच भाई मौजूद हैं, अकरम बलोच साहब। उन्हें सबसे पहले तो जो है वो बलोच कल्चर डे मुबारक। जो हिंदू नाजरीन हैं उनको होली मुबारक। आपको होली मुबारक, आपको हमारी तरफ से होली मुबारक। होली मुबारक और रमजान को आपको भी रमजान मुबारक। सारे रोजे रखे होंगे आपने। हाँ, ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, उसकी वजह से होली सादगी से मनाने का ऐलान भी किया है, क्योंकि खित्ते के हालात और यहाँ पर जो वाक़यात हुए। अरबाब साहब, गुज़िश्ता रोज़ कराची में भी हंगामा आराई हुई, और जिस तरह से अमेरिकी कौंसल खाने तक जो है कुछ लोगों ने रसाई हासिल की और वहाँ तोड़ फोड़ की, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ईरान और इसराइल की जंग, जिसमें अमेरिका भी जो है वो उसमें शामिल है, और इस सारे मौज़ूआत पर जो है वो हमारे सीनियर दोस्तों की राय क्या है उस पर गौर करेंगे। शुरुआत मेरे ख्याल से अकरम से करते हैं, वो ईरान के मामला पर ज़्यादा अबूर भी हासिल है, और साथ ही साथ उनकी फैमिली के कुछ मेम्बरान भी वहाँ हैं। हाँ। तो अकरम साहब, आप बताएं कि वहाँ क्या सूरत हाल है इस वक्त और वहाँ क्या मामला जारी है। मतलब ईरान में जो मालूमात अकरम, है। ईरान में जो फितना हो रहा है उसमें तुम्हारा भी हाथ है। नहीं, असल में बात यह है कि अमेरिका और इसराइल ने जो मुश्तरका ईरान पर जो हमला किया है वो किसी भी तौर पर जो है ना वो जस्टिफाई हम नहीं करेंगे, ना अखलाकी तौर पर, ना ही दुनिया के किसी भी कानून में राज्य के कोई रियासत बगैर किसी जवाब के किसी रियासत पर अमला आवर हो। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। उस हमले के बाद उन्हें ये चाहिए था कि जो ख़ास तौर पर मैं एक दो नुक्तों पर बात करूँगा कि ईरान का जो रद्द अमल था, वो एक रद्द अमल तो इनका हक बनता था कि वो उन्होंने इसराइल को इट किया, लेकिन दूसरा जो रद्द अमल उन्होंने जो खलीज के जो अरब कंट्रीज़ हैं उन पर जो किया, मैं समझता हूँ कि वो उसका कोई जवाज़ नहीं था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। पता ये चला है कि सुबह 10 बजे जब हमला हुआ था, जो खामनेई हैं, जो जहाँ पर खामनेई की मीटिंग हो रही थी जिस जगह पर, वहाँ वो इट हो गया था, और हमें इतलात है कि 6-7 मिसाइल भी वहाँ इट हुए हैं, लेकिन शहादत की उनकी कोई इतला नहीं थी। अब जो ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि शहादत उसी वक्त हो गई थी, और ईरानी क़यादत, जो भी मौजूदा क़यादत बच गया था, उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि अब वो क्या करें। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो इसराइल तक तो खैर वो मार रहे थे, लेकिन अमेरिका को कैसे जवाब दें। उन्होंने फिर क्या किया, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत और इन इलाकों पर जो इन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ जो भी हैं, खलीजी मशरिक़ वस्ता है, उन कंट्रीज़ को जो है ना उन्होंने निशाना बनाया। हालांकि ये कहा, यह दावा ये किया जाता था कि वो वहाँ जो अमरीकी बेस हैं उन पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेस पर हमला नहीं हुए हैं, एयरपोर्ट्स पर भी हमला हुए हैं। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में दुबई को ये नुकसान पहुंचा है। हालांकि यही कंट्रीज़ थे जो जंग से पहले ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और ईरान को यकीनदानी करा रहे थे कि हम अपनी सरजमीन, जो यहाँ अमरीकी अड्डे हैं, उनको इजाज़त अमरीका को नहीं देंगे को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों। और लेकिन ईरान ने जो कुछ किया, तो हम समझते हैं कि एक मतअमली भी थोड़ा सवालिया निशान है ईरान का। दूसरा जो रद्द अमल, हाँ, वो नेगोशिएशन टेबल पर थे, नहीं करना चाहिए था उसको। ओमान के शायद वज़ीर ख़ज़ाना का बयान सुना था किसी इंटरनेशनल चैनल पे, वो ये कह रहे थे कि होपफुली जो है वो डील विल बी डन ऑन फ्राइडे। कामयाब हो गए थे, कोई अगर जवाब नहीं था। अगर डील हो रही थी और फ्राइडे तक वो उसको डन होना था, तो उससे पहले ये जो कार्रवाई हुई, तो इसके में भी बहुत सारे सवाल तो उठते हैं ना। मतलब कोई तो बात है कि अगर कोई बंदा नेगोशिएशन की टेबल पर है, आप और हमीद सुमरो के मुज़ाकरात जारी हैं, और हमीद सुमरो आकर आप पे हमला कर देगा, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसका कोई जवाब नहीं है। सही बात है, अगर हाँ। मैं करूंगा तो सही बात है। हाँ, इसका कोई जवाब नहीं है जो अमेरिका ने किया बकौल वो गलत इसके कि जो मुज़ाकरात वो हुए, गलत। और ईरान मान गया था। काफ़ी अमरीकी जो मुतालबात थे वो ईरान मान चुका था। ये गवाही जो ओमान है, जो खुद फैसिलिटेट कर रहा था, फिर अमेरिका और इसराइल को ये जवाब नहीं था। लेकिन एक बात क्लियर है कि उन्होंने रेकी की थी,
उनकी CIA ने ये एतराफ़ किया है कि ये खबर हमने इसराइल को दी थी, नेतन्याहू को खबर दी गई, उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट हाँ। का ये दावा है ना। जी ठीक है ना? अमित, आप इस पे क्या कहेंगे? यार मैं इस पर यही कहूंगा कि देखो, ये ईरानी रियासत की सिक्योरिटी लैप्स जो है ना, मैं उसको वो करार दूंगा। इतना बड़ा नुकसान ईरान का पहले भी हो चुका था, सबको पता है। ईरानी सदर को भी हिट किया गया, उनकी आला फौजी क़यादत को हिट किया गया, और अब सबको पता था कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है। नेक्स्ट टारगेट खामनेई साहब थे, और उस टारगेट को किस तरह उन्होंने अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह जो है कामयाब बमबारी और टारगेट को अचीव करना, ये इसराइल की जो है ना, उसकी जो भी हिकमत अमली है, मैं उसकी मजम्मत करूंगा सबसे पहले तो। लेकिन इतना बड़ा नुकसान ईरान का करना, ईरान को कम से कम अब वही बात क्लियर सामने नज़र आ रही है कि उनका कोई सिक्योरिटी मामला जो है वो कोई महफूज हाथों में नहीं है। अगर होते तो कम से कम इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन उसके बरक्स दूसरी बातें, सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि ये खामनेई का कत्ल नहीं था, ये इस्लामी ममालिक का भी कत्ल था। OIC कहाँ है? मुज़ाकरात जब कामयाब हो चुके थे, जब मामला सब तय हो चुके थे, तो उसके बाद इस तरह का बड़ा हमला होना और फिर पूरी इस्लामी बरादरी का उस पर खामोशी अख्तियार करना, मेरे ख्याल में तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। कम से कम जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल हो, ये तंजीमें, ये इत्तेहाद, ये OIC वगैरह क्यों बनाई जाती है भाई? अच्छा, इसका एक मकसद है, मैं बता रहा हूँ ना, इसका एक मकसद ये है कि आप जंगों को रोकें, आप लोगों की फलाह बहबूद के काम मिलकर करें। तो ये मैं कहता हूँ कि इसका बड़ा अफसोस है कि OIC ने अपना किरदार अदा नहीं किया। आप क्या पूछ रहे हैं? मैं असल में क्या, वो पसीने छूट रहे थे बच्चे, क्या हुआ बेटा, खैरियत? गर्मी लग रही है, नहीं क्या हुआ, जंग उधर हो रही है, पसीने तुम्हें छूट रहे हैं, क्या मसला हालात क्या? थोड़े से खराब हो गए कराची। अरबाब, आप कुछ महसूस कर रहे हो? जो गिलगित बल्तिस्तान है, तपिश आ रही है, वहाँ की तपिश खराब हो गई कराची में। जफर के कल आपने चेहरे पे। देखा कि जो नौजवान हैं वो इसमें कल वाक़े में जो है वो हलाक हुए हैं। उस मामले पर GIT भी संदूक हुकूमत बना रही था। गालिबन आज शाम या रात तक जो नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, पुलिस और दीगर इदारे इसमें मिलकर तफ्तीश करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि उसमें ज़फर 2-4 चीज़ें हैं जो वीडियोस हमने देखी हैं रात से सोशल मीडिया पर है। एक तो अमेरिकन कौंसल तक रसाई के बाद, तोड़फोड़ के बाद वो लोग उस जगह पर गए जो उनकी ज़ाती राइश थी, मतलब प्रीमिसेस थी, और कुछ लोग ऐसे भी उसमें शामिल थे जिन्होंने सारे एहतजाज को खूनी एहतजाज बनाया। मतलब आप देखेंगे कि काउंसिल के अंदर से कौन फायरिंग कर रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बाहर से वो लोग तो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो फायरिंग कर रहे हैं। और एक उसमें जो वीडियो है या तस्वीर है, उसमें एक नौजवान ऐसा भी है जो ब्लड प्रूफ जैकेट जो है वो पहना हुआ है, एहतजाज में शरीक है। दूसरी बात तो मतलब इतनी तैयारी के साथ किसी भी कौंसल खाने पे जाने का मकसद क्या है? मतलब नहीं तो वो जो लोग 9 मारे गए हैं उस पर अफसोस है, लेकिन ब्लड प्रूफ जैकेट पहनकर और आप अगर उन पर फायरिंग भी करोगे तो फिर उसका तो हमारे सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे? सिंध हुकूमत कहाँ थी? सिंध पुलिस कहाँ थी? उनको पता नहीं था? बारी हो गई, आपकी बारी। क्या उनको पता नहीं था? कल जो वाक़या पेश हुआ, तो जो शहंशाह नकवी बड़े आलम मुल्क ज़ाकिर हैं, अहले तशय्युद के भी, हम भी उसको काफ़ी चीज़ें मानते हैं। तो ये उनका ये कहना था कि जो ये इंतजार फैला रहे हैं ना, ये दूर रहे। आपका हक के एहतजाज करना, आपका हक के मुजाहरे करना आप करें, मगर इस तरह का वो कोई भी काम ना करें जिससे सरकारी अमला को नुकसान हो, और खास करके रियासत पाकिस्तान में जो मैं खुशी आपकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ देखिए, ये मामला तो बहुत बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि जितने पूरे में एक जंग छिड़ गई है। अब ये जंग तो किसी की भी नहीं है। आप अगर 100 साल भी चले फिर भी तो मुज़ाकरात होने, अगर आप 200 साल भी लड़ लेंगे फिर भी आपको मुज़ाकरात पे आना है, क्योंकि यहाँ पे इंसानी जानों का जो है वो ज़िया हो रहा है। आपने खामनेई को टारगेट बनाया, आपने किसी को भी टारगेट बनाया, लेकिन वहाँ की आवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो इनको तकलीफ़ होगी, वो परेशान होंगे। जिस तरह मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया वो अफसोसनाक था। अगर आपकी जंग है, सपोज़ करें आप सिंपल लड़ रहे हैं, आपको खामनेई से मसला है जिसे, तो वहाँ आप उसको कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए कि आप उनके साथ वो जिस तरह आपसे लड़ रहे हैं। अब यहाँ ये स्कूल के बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों पर निशाना बनाया गया, इतने छोटे। अच्छा, इसराइल का ये कोई वतीरा रहा है कि वो देखते ही है कि मासूम बच्चे कहाँ। अच्छा, ये आप फलस्तीन के अंदर भी देखेंगे सेम सिचुएशन थी, और जो ईरान पर अटैक किया गया
वो भी सेम सिचुएशन कल थी। अब अस्पताल में देखें भी हुआ है कोई अभी हाँ हॉस्पिटल और नहीं देखता ना हाँ, इसराइल का वो नहीं मसला। देखता, वो सही नहीं अब किया था। मसला सही ये कह है रहे कि हैं अब्बासी, सही कह रहे हैं। कभी के दिन बड़े कभी की रातें, जब इसराइल को भी कहीं किसी से टकराएगा, कोई ऐसा उसकी टक्कर का आएगा कोई माइका तो लाल, उसको भी माइकल लाल, तो फिर इसराइल को भी पता चल जाएगा कि किस तरह से जंगों का क्या, जंगों के भी चंद उसूल होते हैं। और ये जिस तरह से माई कहाँ मतलब होती है, लाल कहाँ होता है? भाई कोलाची वाली होती है। चले लाल अरबाब, वाला आप अरबाब अब आप जरा रोशनी डालें, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा ख्याल है कि ये जो जंगी माहौल है, इससे ये साबित हो गया कि दुनिया में कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुबई है। ये समझा जाता था कि दुबई दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है और सारे लोग दो हाँ, नंबर दुनिया लोग सारा सरमाया लेकर यहाँ आकर खुद हाँ। महफूज समझते थे। हाँ। लेकिन आज की ताज़ा तरीन तस्वीर ये है कि पूरा दुबई वीरान है। दुबई में अगर एयरपोर्ट खुला होता तो आधा दुबई शिफ्ट हो चुका होता एयरपोर्ट के जरिए अपने मुल्कों में, ठीक है इसलिए उन्होंने बंद किया। जी। इसीलिए और अभी भी दुनिया में जितने भी मुल्कों के लोग दुबई में रहते हैं उन सबको ये कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके आप निकले, और उनको इनखला के लिए कोशिशें की जा रही। खुसूसन अज़रबैजान जो है उसका रास्ता जो है और मुख्तलिफ रास्ते जो उनके मिलते वो जुलते ईरान हैं, ईरान वो के बाद। ईरान के सारे जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप अज़रबैजान आ जाएं क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा सेफ है इस तरह। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अमेरिका और इसराइल इस खिते के सबसे बड़े लोफर हैं। बदमाश पूरी दुनिया के हाँ, खिते के नहीं, खिते माने पूरी लोफर है। दुनिया के यार। और ये लोफर जो है हमारा कंधा इस्तेमाल करते, कभी अरबों का कंधा इस्तेमाल करते, कभी किसी का कंधा इस्तेमाल करते। और एक और दुनिया वाज़ेह हो गई समझे कि जंगे अब इस धरती का मुकद्दर बन गई। जब आप मादनियात पे जंगे करेंगे, जब आप तेल पर जंगे करेंगे, जब आप साहिल की हासिल के लिए जंग करेंगे, जब अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग है, इधर ईरान और इसराइल की जंग है, इधर जो है इस लाजमी है एक निहत्ता ईरान क्या कर सकता है, यही कर सकता है कि भाई उन लोगों को टारगेट बनाए जो अमेरिका के हामी हैं। अमेरिका तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने अमेरिका के हामियों को ये जरूर बताया कि आप अपना कंधा जो हम अमेरिका के लिए देते हो, अपने अड्डे देते हो, तो फिर भुगत हो ना। और दूसरी बात ये सही कह रहा है अपना जो खुशी, और आप सही कह रहे हैं, ये इसराइल को बच्चों किलर कहा जाए कायनात में ना, इस रूए जमीन में सबसे बड़ा बच्चों का कातिल, बच्चों का कातिल, औरतों का कातिल इस रूए जमीन पर इसराइल है और मजलूमों का कातिल इसराइल है। और कायनात ऐसी इसराइल जैसे जो लोफर है और बदमाश है जिनको पूरी पनाह दिए हुए अमेरिका, ये सारा जितना भी यहाँ क्राइम जराइम कौमों पर हमले, जितने भी दाइश से लेकर तालिबान से लेकर ये सारे जो खनास है इस रूए जमीन पर, वो सारे इसराइल और अमेरिका के हैं। अरबाब, इस पे इस जंग के बाद जो एक अहम पहलू है जो लोगों को, हमारे लोगों को, खासतौर पर पाकिस्तानियों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है कि अगला हमला, मैं ये कहता हूं कि ये बिलाजवाज है। ईरान मतलब पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान का एयरफोर्स बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, पाकिस्तान का नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात ये महफूज हाथों में, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इसराइल के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं, ईरान के साथ उसके बराह रास्त कन्फ्लिक्ट है। मेरी यार सुनो, मेरी बात तो सुनो सर, मुझे बात करने दो। तो लीडर है इस्लाम का, मेरी बात तो सुनो, कोई लीडर नहीं है, हमको इस्लाम के लीडर नहीं। भाई मेरी बात सुनो, देखो अमित, मेरी पूरी बात सुनो। हमारा उसके साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट इसलिए भी नहीं है, ईरान का इसलिए था कि ईरान के प्रोक्सीज थे, वो अपने प्रोक्सीज को सपोर्ट करता था, फंडिंग करता था। हमारा तो कोई प्रोक्सी है ही नहीं, सीधी सी बात है। और हम महफूज हाथों में बिला वजह का खौफ मुब्तला नहीं करना चाहिए। लोग बात करने तो ना, क्या ओके मतलब बात करने दो। हाँ तो संजय बताओ। संजय, आपने कहा कि हम सब महफूज हैं, आज सब इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं। और पाकिस्तानी, मुझे ख़ास तौर पे अकरम और हमीद सुमरो में जितना इत्मीनान पाकिस्तान के हवाले से नज़र आया कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है, मुझे इस पर खुशी भी है। और इस साथ ही साथ नहीं मतलब क्यों खुशी है, इसलिए नहीं अभी खुशी अब्बासी साथ खड़ा, इसलिए भी साथ खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए जो इत्मीनान है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मरहूम में, इसमें कोई शक नहीं। आज इस कौम मैं तो ये कह सकता हूँ कि एहसान फरामोश कौम ने भुट्टो के हवाले से क्या क्या बातें नहीं की हैं। लेकिन आज आप देखें कि जब दुनिया पूरी में ये बातें की जा रही हैं कि इस्लाम जो कंट्रीज हैं इस्लामिक, उनको कभी न्यूक्लियर ताकत बनने ना दिया जाए, और पूरी दुनिया में इस्लाम फोबिया
इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है। ऐसे में वो एक नौजवान उस वक्त था, ऐसा लीडर था जिसने कहा था कि हम घास खा लेंगे, पीछे नज़र भी आ रही है, लेकिन हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की, पूरा वेस्ट जो है वो भुट्टो का मुखालिफ हुआ। लेकिन आज वो बड़ा आज उसी भुट्टो के मरून मिन्नत जो है वो हम इत्मीनान से, और अकरम बलोच भी कह रहा है कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। मैं मतलब मुझे अभी- ये खुशी की बात है कि अकरम बलोच भी इस बात को इंडोर्स कर रहा है कि पाकिस्तान महफूज नहीं, हमारा उनके साथ कोई तसादम है ही नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। बात सुन लो, देखो ईरान का जब नंबर लगाए ना, तो अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी टारगेट पे है। ये मत कहना कि नहीं है पाकिस्तान टारगेट पे। इंडिया ने, अगर इंडिया वक्ती तौर पे खामोश है तो वो अलग बात है। अफगानिस्तान से हमारे पहले ही फाइट चल रही है, अभी पाकिस्तान उनको जवाब दे रहा है, ठीक है। लेकिन ईरान के बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ज़खायर की जंग है, बहुत बड़ी जंग चल रही है। मिनरल्स की। अच्छा, हम मिनरल्स की, और दूसरी बात ये है कि देखो हम एटमिक कुव्वत हैं, ये दुनिया को पता है, हमें भी पता है, हमारे पास पावर है। लेकिन यही सबसे बड़ी जो हमारी कामयाबी है, वो दुनिया के लिए सबसे बड़ी तकलीफ का बायस भी है। चैलेंज भी है, उनके लिए चैलेंज भी है कि पाकिस्तान को अगर हाथ लगाएंगे तो फिर भुगतना भी तो पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि महफूज हाथों में है, तो फिर पर देखिए टारगेट में भी है। ये सर, नहीं कुछ भी है नहीं है। कि आप जो है मैं- तकिए लगा मैं- के सो जाएं मैं एक और बात कोई बताऊं एक्शन आपको। प्लान ना हो। अमित को दो, अमित को बोलने दो। अमित आप बात करो। दो बातें करूंगा। हाँ, बिल्कुल मेरी करो। दो बातें हैं। देखो, एक तो ट्रंप ने क्लियर कहा है कि जहां भी तेल नजर आएगा छोड़ूंगा नहीं किसी को, सीधी बात है। मतलब वो तेल के पीछे। हाँ, वो तेल के पीछे भाई, तो वो जहाँ भी तेल, ट्रम्प को तेल नजर आ गया फिसलेगा। देखो ये बात उसने सच भी साबित कर दी। दूसरी बात ये जो, तेल कौन सा वाला, वो जो बनाते हैं, जो यार वही पेट्रोल डालने वाला तेल यार, जो जमीन से निकलता है। बाकी समझ रहा था वो तेल। नहीं, सरसों का तेल नहीं भाई। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो है ना, देखो गैर महफूज इस हवाले से खदशा जाहिर किया गया लोगों की तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू का इंटरव्यू कोट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे है, जिसमें वो कह रहा है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों के नाम ले रहा है वो। अब ईरान की बारी के बाद जाहिर है दूसरा थोड़ा सा खदशा तो अपनी जगह होंगे। और दूसरी चीज़ यार, एक और अफसोस मुझे करना पड़ रहा है, ये अरबाब यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? अच्छा, ये किस लिए बनी है यार? ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये कत्ल जो है ना, वो यूनाइटेड नेशंस का भी हुआ है। वो कहाँ है यार? इतना वो जो गुतरेज साहब है और उसकी पूरी वो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, पता नहीं XYZ, वो भाई सीधी खिलाफ वर्जी है। आप किसी मुल्क में घुस के उसके रूहानी पेशवा को टारगेट करके मार रहे हो यार, ये क्या है भाई? कहाँ है यूनाइटेड नेशंस? अच्छा, ओ गुड डे। मैं एक बात बताऊं, जी, आप मैं छोटी सी बात। आप बता रहे हैं कि ईरान इसराइल अमेरिका की जंग चल रही है, इसमें क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। पर सबसे पहला दो लफ्ज दूंगा, सबसे बड़ा और पहले जो झटका लगेगा ना पूरी दुनिया को खास करके, वो लगेगा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो लग गया 8 रुपया बढ़ गया है। मगर आप देखेंगे 10 से 15 दिन में और मजीद बढ़ेगा, ये 300 क्रॉस कर लेगा। उससे महंगाई फिर बढ़ेगी पाकिस्तान में। जी, मैं अभी इस पे एक जो खास बात है, इस पूरे मेरे ख्याल में हम आखिर की तरफ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आखिर में नहीं, आपने बहुत बोला है भाई, नहीं सॉरी टू से, आपने बहुत बोला है। नहीं, आप ये रील निकलवा लो भला, चलो पता चलेगा। मतलब बाकी चीजों में तो आप बोलते हो, नहीं, मैं मुझे सिर्फ एक बात बोलने चलो दो। आप बोलो। मैं एक आखिरी बोलो। मैं इनकी बातों को मैं इंडोर्स करूंगा कि इसका सबसे बड़ा जो बुरे असरात होंगे वो पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, जो पड़ चुके हैं। दुबई का स्टॉक एक्सचेंज जो है ना 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया, हमारा सुबह भी कुछ हफ्ते बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि जो हुर्मज है, मेरा हुर्मज है, उसको जो है ना वो बंद कर दिया गया है, जहां से 20% तेल और 30% गैस जो है ना यहाँ से नहीं 20% तेल और 30% गैस, और इसके अलावा जारी बात है आमदोरफ्त का एक बड़ा जरिया है, और एक खलीज के तमाम एयरपोर्ट बंद हैं। बड़े असरात हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत बुरे असरात तुम बोलो यार, शाबाश। खत्म ये दानिश्वरी इतनी चढ़ती है इधर भाई। बात ये है, मैं आपको एक बात सिंपल सी बात बताऊं। आज से कुछ 1 माह पहले एक बहुत बड़ा सरमाएदार है जिसका ताल्लुक लाहौर से, उसने मुझे बताया था कि ये जो दुनिया को, पूरी दुनिया को सिर्फ 2 मुल्कों से खतरा है, खुसूसन इसराइल को, एक ईरान से और एक पाकिस्तान से। उसने कहा खतरा यूँ है, उसने एक बात बताई जो कि मेरे मुंह में खाक, मैं कह रहा हूँ पहले मेरे मुंह में खाक। उसने कहा कि इसराइल का प्लान है कि वो बैतुल मुक़द्दस जो है उसे वो जो है नुकसान पहुँचाना चाहते हैं,
और उसको पता है कि जब भी मैं ऐसा अमल करूंगा यार ये गलत तो यार एक बात बैतुल मुकद्दस को वो अभी अपने वो समझते हैं यार, ये गलत पॉइंट वो नहीं करो ना, उसने गलत तुम्हें बताया नहीं, मैं कह रहा बात ही गलत है। बैतुल मुकद्दस वो समझते हैं, आप उसको अभी भी इस्लाम का खंडन समझते हो, खंडन समझते हो। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हैं। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप पूरी बात गलत बात कोड नहीं करो, इसलिए कह रहा हूं लोगों तक पहुंच जाएगी ना ये बात। भली पहुंचे तो आप थोड़ा चलो तहम्मुल चलो करो ना। चलो लोग जो करेंगे चलो बोल दे आपकी अपनी राय है यार, उसकी अपनी राय है और बात की राय है। वो सरमाएदार का ये कहना था कि जब वो उसको पता है कि अगर मैं ऐसी कोई भी हरकत करूंगा, क्या आप पूरी बात तो सुनो, अगर मैं कोई भी कहानी ना सुनो ना, बात करो ना, टाइम नहीं है ना, आप कहानियां सुनाते हो। मैं अगर कोई भी ऐसी बात करूंगा तो दुनिया में दो बड़े मुल्कों से रद्द-ए-अमल आएगा, एक ईरान से, एक पाकिस्तान से। उसका ये कहना था कि ईरान को तो शायद वो किसी तरह उसने माहौल बनाए, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा खतरा उसको है पाकिस्तान की फौज से, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ऐसी है बकुल उसके कि वो मरना भी जानती है और मारना भी जानती है, जज्बा भी है। उनके लिए मरना कोई मसला नहीं है, वो समझते हैं कि मरते भी हैं तो जन्नत में जाते हैं। तो ऐसी दुनिया में फौज होने के बाद उसको सबसे बड़ा खतरा जो है इसराइल को है पाकिस्तानी फौज से। और मैं समझता हूं कि अगर आप समझ रहे हो कि आज मुल्क महफूज हाथों में है तो लाजमी फौज की वजह से। हमारे हाथ में कोई हथियार है क्या? हम सीटी मारेंगे क्या अमेरिका को? हमारे तो घर में उड़ नहीं जाए, चलती। ऐसा नहीं है ना। हमारे चले भैया, हमें उस फौज अरबाब पर की कहानी फख्र होना कहानी सुनने चाहिए, के बाद अब जो कोई फौज बात हमारे कोई सर बात पर नहीं होना रहता। चाहिए। अरबाब ने हमें कहानी फख्र सुना दी, होना घर में चाहिए। तो नहीं चलती। अरबाब की कहानियां माशाल्लाह।